जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन सफलता हिंदी में। अगर आप एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, वन रक्षक आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हिंदी के प्रश्नों का लेवल बदल गया है। अब सीधे प्रश्न नहीं आते। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट को चक्रव्यूह में फंसा देते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं और आप भी अपनी तैयारी को परखें और अपने प्रश्नों का हल आंसर सोचें और बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में किया था? तो हमको बताना है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में किया था। ऑप्शन ए है हेमचंद, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है स्वयंभू। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पतंजलि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। महाभाष्यकार पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रमाणिक प्रयोग किया था। अन्य फैक्ट हैं, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो स्वयंभू जी को कहा जाता है। और अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद को कहा जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन शब्द का पहला प्रयोग पतंजलि ने किया था, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है उज्ज धन ज्वल, ऑप्शन बी है उत धन ज्वल, ऑप्शन सी है उद धन ज्वल, ऑप्शन डी है उच्च धन ज्वल। तो हमें उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत धन ज्वल। मिलके बनता है उज्ज्वल। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यह व्यंजन संधि का महत्वपूर्ण नियम है। यदि ता या दा के बाद जा या झा आए तो वह आधा या दा भी जा में बदल जाता है, इसलिए उत धनज्वल उज्ज्वल बनता है। ध्यान दें, इसमें दोनों जा आधे होते हैं, जो शुद्ध वर्तनी में भी इसको बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागार्थ शब्द में कौन सी संधि का नियम लागू होता है? हमको बताना है भागार्थ शब्द में कौन सी संधि का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए है वाग धन अर्थ व्यंजन संधि, ऑप्शन बी है वाग धन अर्थ दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है वाग धन अर्थ व्यंजन संधि, ऑप्शन डी है वागा धन अर्थ अयादि संधि। तो इसका सही आंसर वाग धन अर्थ ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा ता ता पा के बाद कोई स्वर आए तो वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यहाँ का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बदल गया, इसलिए वाक धन अर्थ क्या हो मिल के बना है वागर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबदन शब्द में कौन सा समास है? हमको बताना है चंद्रबदन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसमें कौन सा समास है? सी इसका करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास। चंद्रबदन का विग्रह होता है चंद्र के समान बदन या मुख। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस सामाजिक पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण शब्द का समास विग्रह और भेद क्या है? हमको बताना है शास्त्र प्रवीण शब्द का सही समास विग्रह और भेद क्या है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए शास्त्र का प्रवीण संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन बी है शास्त्र में प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन सी है शास्त्र द्वारा प्रवीण करण तत्पुरुष, ऑप्शन डी है शास्त्र के लिए प्रवीण संप्रदान तत्पुरुष। तो इसमें यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिसका सही आंसर है शास्त्र में प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा
जब भी प्रवीण, कुशल, निपुण जैसे शब्दों के योग में हमेशा में या पर विभक्ति का लोप होता है तो अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है की श्रेणी में आता है, हमको बताना है। दिए गए शब्द में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी है कारज, ऑप्शन सी है काम, ऑप्शन डी है अक्षर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कारज, जो कि अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से प्राकृतिक या अपभ्रंश में आकर थोड़े बदल जाते हैं उन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। कार्य तत्सम है, काम उसका तद्भव है और कारज अर्ध तत्सम है। इसी तरह अक्षर अर्ध तत्सम अक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वह कौन कौन से भेद हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको बताना है आइसक्रीम और अस्पताल शब्द क्रमशः किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? ऑप्शन ए है अंग्रेजी पुर्तगाली, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी अंग्रेजी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी तुर्की अरबी, ऑप्शन डी। तो इसका क्या आंसर होगा? आइसक्रीम और अस्पताल शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइसक्रीम और अस्पताल का अपभ्रंश रूप दोनों ही मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के शब्द में है, जो कि हिंदी में विदेशी आगत शब्द के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगेंद्र निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है हिरण, ऑप्शन बी है शार्दुल, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है घोड़ा। तो मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द पहचानना है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है शार्दुल। तो शार्दुल यानी शेर का पर्यायवाची होता है मृगेंद्र, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। शार्दुल के अन्य पर्यायवाची होते हैं कहरी, नखा, युद्ध और व्याघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तामसिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है सात्विक, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक, ऑप्शन सी है धार्मिक, ऑप्शन डी है प्रज्वलित। तो इसका सही आंसर क्या है? तो तामसिक का सही विलोम शब्द होता है सात्विक। क्या होता है? ऑप्शन ए सात्विक। तामसिक का अर्थ होता है अज्ञान या अंधकार से युक्त या गरिष्ठ भोजन प्रवृत्ति। इसका विपरीत होता है सात्विक, जिसका अर्थ होता है पवित्र या शुद्ध। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसके पास कुछ ना हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए है निर्धन, ऑप्शन बी है दरिद्र, ऑप्शन सी है अकिंचन, ऑप्शन डी है विवश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है अकिंचन। यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक भरना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है? तो हमको बताना है अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ। तो ऑप्शन ए है संख्या लिखना, ऑप्शन बी है गले लगाना या स्नेहपूर्वक, ऑप्शन सी है गोदी में बैठना, ऑप्शन डी है ईर्ष्या करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गले लगाना स्नेहपूर्वक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। यह MPESB का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है कि काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक से अधिक शब्द आएँ पर उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना या घट जाना।
इसलिए यहाँ पर एमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सा अलंकार है? हमें दिए गए उदाहरण में अलंकार पहचानना है। तो ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी है वक्रोक्ति अलंकार। तो मित्रों बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ सुवरन के 3 अर्थ हैं। पहला है कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप रंग और चोर के लिए सोना सुवर्ण। इस प्रकार सुवरन के 3 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवश रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए है घृणा, ऑप्शन बी है निर्वेद, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी है शोक। तो विवश रस का स्थायी भाव आप सभी को पता है क्या होता है? ऑप्शन ए जुगुस्सा या घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा की दृष्टि से दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो हमको बताना है मात्रा की दृष्टि से दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है। तो ऑप्शन ए है चौपाई, ऑप्शन बी है रूला, ऑप्शन सी है सोरठा, ऑप्शन डी है बरवे। तो दोहा का उल्टा क्या होता है मित्रों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है सोरठा, जो कि दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जिसे हम दोहा कहते हैं। इसके विपरीत सोरठा ये पहले और तीसरे में 11 तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, तो उसे हम सोरठा छंद कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, अवधि शिला का उर पर, अवधि शिला का उर पर था गुरुहार, तिल तिल काट रही थी द्रंग जलधार। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? हमको दी गई पंक्ति में छंद पहचानना है। ऑप्शन ए है दोहा, ए ऑप्शन है, बी है बरवे, सी है सोरठा, हरि गीतिका। तो इस पंक्ति में है ऑप्शन बी बरवे। बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके विषम चरणों में 1 3 में 12 मात्राएं और सम चरणों में 2 4 में 7 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसमें टोटल 19 मात्राएं होती हैं। 12 7 ये 7 19 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतरध्यान, अंतर्ध्यान, ऑप्शन डी है अंतर्ध्यान। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। इस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रातःकाल से टहलने जाता है, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है? तो ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति संबंधी, ऑप्शन सी है लिंग संबंधी, ऑप्शन डी है क्रम संबंधी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुनरुक्ति संबंधी अनावश्यक शब्द में इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए वाक्य में काल और समय दोनों का एक साथ प्रयोग करना गलत है। शुद्ध रूप होगा वह प्रातःकाल टहलने जाता है। क्या होगा इसका शुद्ध रूप? वह प्रातःकाल टहलने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए छत पर लड़का छत से कूद पड़ा, ऑप्शन बी है उसने हाथ से पत्र लिखा, ऑप्शन सी है गंगा हिमालय से निकलती है, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो अपादान का उदाहरण है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 1 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यय उत्पन्नमति शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रा उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यु है, ऑप्शन सी प्रति है, ऑप्शन डी है प्रत्युत। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है प्रति। प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबराहट और सजावट शब्दों में क्रमशः कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए हट बट, ऑप्शन बी आहट आवट, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी राहट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आहट आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए निर्देशों का वर्णन है? तो हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में हिंदी को बढ़ावा दिया गया था। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 351, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 348। तो इसका सही आंसर है मित्रों ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 में हिंदी को संविधान में बढ़ावा देने के विकास के निर्देशों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन अनुच्छेद 351 रूप से हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान के लिए सरकार के कर्तव्यों और निर्देशों से संबंधित है, इसलिए इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की भाषा आचार्य राम शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो ऑप्शन ए है सदुक्कुड़ी, ऑप्शन बी है पंचमील खिचड़ी, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है ब्रज। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कुड़ी भाषा कहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अंतिम लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धविपरीत स्वर कौन सा है? हमें दिए गए ऑप्शनों में से अर्धविपरीत स्वर को पहचानना है। तो इसमें ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ऊ। तो मित्रों, तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।